इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका, उसकी शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं है, बल्कि कैबिनेट में है, जिसे हम मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट में है। कार्यपालिका की शक्तियां जहां अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति में निहित थी, एक व्यक्ति पे निहित थी, और वह भी किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं था, उसे भी 4 वर्ष के पूर्व हटाया नहीं जा सकता सामान्य स्थितियों में, जिससे निरंकुशता का भय रहता है। इसके ठीक विपरीत यहाँ पर उत्तरदायित्व की कल्पना, व्यवस्थापिका के सदस्य होने की कल्पना, या व्यवस्थापिका के सदस्य होने की व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए कार्य करे। इसीलिए इसे मंत्रिमंडलात्मक या कैबिनेट शासन भी कहते हैं, और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति पूरी तरह उत्तरदायी होती है, इसीलिए इसे उत्तरदायी शासन भी कहते हैं। तो जैसा कि उत्तरदायी शासन शब्द से स्पष्ट है, इस संसदात्मक प्रणाली की ये एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ा गुण है कि इसमें उत्तरदायित्व की कल्पना को बल दिया गया है। और इसीलिए इसे कैबिनेट शासन भी कहते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वो मूल रूप से कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। संसदीय शासन के लिए ये जरूरी है कि विधानमंडल, या हम जिसे व्यवस्थापिका भी कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें कम से कम 2 राजनीतिक दल तो हों। ये इसकी एक ज़रूरत है। एक अच्छे लोकतंत्र, एक अच्छी संसदीय व्यवस्था के लिए ये ज़रूरी है कि कम से कम 2 दल के सदस्य हों, और वही दल सरकार बनाएगी जो विधानमंडल में बहुमत रखती है। तो बहुमत का जो आधार है सरकार बनाने का, ये बहुत अहम आधार है। जिस ओर ज़्यादा सदस्य, जिस दल में ज़्यादा सदस्य, इसका अर्थ ये उस दल का देश में ज़्यादा लोगों का समर्थन, बहुमत उसका, और चूंकि उसका बहुमत है इसलिए उसकी सरकार। ये कल्पना या ये विचार, ये सिद्धांत संसदीय व्यवस्था का एक बहुत अहम सिद्धांत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक दल का बहुमत नहीं हो पाता, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। क्या है ये? दलों का समूह है। जब किसी कारणवश एक से ज़्यादा दल एक समूह में मिल जाते हैं, एक समूह के रूप में काम करते हैं, और अपने समूह को एक नया नाम देते हैं। ये कब होता है? ये होता है जब किसी एक दल को बहुमत ना मिला हो। और यहाँ बहुमत के मायने क्या हैं ये आपको स्पष्ट कर दूं। बहुमत का अर्थ है भारत के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है, वास्तविक संख्या, लोकसभा के जितनी सीटें हैं उसकी न्यूनतम आधे से ज़्यादा सीटों पर उसके सदस्य चुनाव जीतकर आए हों तो बहुमत कहलाता है। बहुमत और सबसे बड़ी पार्टी, ये दो में अंतर समझने की कोशिश करिएगा। सबसे बड़ी पार्टी अर्थात सबसे ज़्यादा जिसके देश में सदस्य हों वो नहीं, सबसे बड़ी पार्टी अर्थात वह पार्टी जिसके लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य हों।
कल्पना करिए लोकसभा में करीब करीब 15 दलों के सदस्य हैं। उसमें एक दल ऐसा है जिसके सदस्यों की संख्या 100 है और बाकी सब दलों के सदस्यों की संख्या किसी की 50, किसी की 60, किसी की 90, 80 आदि है। लेकिन एक दल जिसकी सर्वाधिक संख्या है 100। लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 545। 545 में 100 दल वाली पार्टी जो है, 100 सीटों वाली, वह सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन बहुमत वाली पार्टी नहीं है, बहुमत वाला दल नहीं है। बहुमत वाला दल वही होगा जिसके पास 545 से आधी से ज़्यादा सीट हो, तो 273 + 1 उसे बहुमत देता है। तो 100 पार्टी वाली सीट सबसे बड़ी है, 100 पार्टी वाला दल सबसे बड़ा है पर बहुमत में नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी है पर बहुमत नहीं है। अब बहुमत किसे होगा या बहुमत कैसे होगा? बहुमत के लिए या 273 के मैजिक फिगर को पाने के लिए भारतीय संदर्भ की बात कर रहा हूँ, कई दल मिलके एक समूह बना लेते हैं और समूह बनाकर उन दलों के सदस्यों की कुल संख्या 273 पार कर जाती है, तब वह दल समूह बहुमत का दल कहलाता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि उस दल समूह में लार्जेस्ट पार्टी शामिल हो, ये भी ख्याल रखेंगे। छोटी छोटी पार्टियां जिनके सदस्यों की संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 50 है, ये लोग मिलकर यदि 273 की संख्या पार करते हैं तो बहुमत इनका होगा, भले ही उसमें लार्जेस्ट पार्टी शामिल ना हो। तो एक उदाहरण है 1989, 1989 में जब भारत में चुनाव हुए लोकसभा के, तो पहली बार लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पहली बार किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, अर्थात पहली बार कोई सा भी दल 273 सीटें अपने दम पर नहीं जीत पाया था। किसी एक दल की सरकार नहीं बनी और पहली बार कुछ दलों ने मिलकर एक संयुक्त दल बनाया जिसका नाम दिया राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट। इस प्रकार राष्ट्रीय मोर्चा जो थी वह भारत में पहली बहुदलीय सरकार थी। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनती है 1989 में जनता दल के नेतृत्व में। अब इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ कि राष्ट्रीय मोर्चे में जो कई दल शामिल हुए उनमें जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, लेकिन वो बहुमत से कम थी। इसलिए उसने अन्य दलों के सहयोग से बहुमत हासिल किया, 273 से ज़्यादा सीटों की संख्या को पाया और सरकार बनाने का दावा पेश किया और सरकार बनाई। भाजपा और वामपंथी दलों का समर्थन इसे मिला। राष्ट्रीय मोर्चे को भाजपा और वामपंथी दलों का समर्थन मिला। यद्यपि ये जो प्रयोग था बहुदलीय सरकार का, पहला प्रयोग, वो सफल नहीं रहा। सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, गिर गई। सरकार गिर गई, नहीं चली के मायने ये कि जो इस समूह में जो दल थे उनके विचारों में बहुत टकराहट थी। 36 का आंकड़ा था कई दलों के बीच में। वो तो सत्ता में आने के लिए साथ आए थे लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाए और बिखर गए, टूट गए। परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय मोर्चा, उसकी सरकार भंग हो गई। तो फिर संसदीय सरकार की परिभाषा क्या है? संसदीय सरकार की परिभाषा की यदि बात करें तो डॉक्टर गार्नर के अनुसार संसदात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका
अर्थात लोकप्रिय सदन के प्रति तथा अंतिम रूप से मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। राज्य का प्रधान, अब राज्य का प्रधान से तात्पर्य क्या है? भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत राज्य का प्रधान है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारी संवैधानिक ढांचे में मात्र नाम मात्र का प्रधान है और अनुत्तरदायी है, अनअकाउंटेबल है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल संसद के प्रति अकाउंटेबल होती है, और संसद यानी जनता, क्योंकि वो लोग, संसद कौन है? संसद में वे लोग बैठते हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व की भावना बहुत अहम है। गैटिल, उसके अनुसार मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली अथवा संसदीय सरकार उस पद्धति को कहते हैं जिसमें वास्तविक कार्यपालिका, चाहे उसे हम प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहें, वह अपने कार्यों के लिए कानूनी रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। तो आप पाएंगे कि दोनों ही परिभाषाओं में दो चीज़ें कॉमन हैं। पहला, वास्तविक कार्यपालिका, यह शब्द अर्थात मंत्रिमंडल। दूसरा, संसद के प्रति उत्तरदायी। और तीसरी बात ये भी आपने देखी कि जो राज्य का प्रधान है वह केवल नाम मात्र के लिए अनुत्तरदायी व्यक्ति होता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई आपको। अब हम आते हैं, जिस प्रकार हमने अध्यक्षीय प्रणाली के गुण और विशेषताओं का अध्ययन किया, उसी प्रकार अब हम संसदात्मक प्रणाली के गुण और विशेषताओं को देखें दूसरे नज़रिए से। पहला, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में भेद है, दोनों में अंतर है। नाम मात्र कार्यपालिका राज्य का प्रधान, वास्तविक राज्यपालिका मंत्रिमंडल। दूसरा, राजनीतिक एक रूपता रहती है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण इसका लक्षण है कि एक रूपता रहती है। विचारों के रूप से जो कार्यपालिका है वह इस बात पर सहमत होती है कि उनकी नीतियों में कुछ समानता है, एक रूपता है। तीसरी विशेषता, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में बड़ा घनिष्ठ संबंध है, जिसका हम जिक्र बारंबार कर चुके हैं। चौथा, यह शब्द सामूहिक उत्तरदायित्व। मैंने पूर्व में कहा बारंबार कि संसद के प्रति उत्तरदायी, तो संसद के प्रति कौन उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत रूप से हर मंत्री और उसके मुखिया प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन इस व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी एक मंत्री या किसी एक मंत्रिमंडल के सदस्य की उत्तरदायित्व का अर्थ है पूरे मंत्रिमंडल को किसी कार्य के लिए उत्तरदायी बनाना, क्योंकि मंत्रिमंडल जो है वह वास्तविक कार्यपालिका के अनुरूप सरकार है, और इस प्रकार सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत काम करती है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना बड़ी अहम है। आखिर सामूहिक उत्तरदायित्व क्यों? संक्षिप्त में यदि हम बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से मंत्रिमंडल को कार्य करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी विषम स्थितियों में, कल्पना करिए, देश का रक्षा मंत्री अपने पड़ोसी से युद्ध की जरूरत पड़ने पर भी युद्ध करने से हिचक रहा है, क्योंकि उसे इस बात का भय है कि यदि इस युद्ध के परिणाम ठीक नहीं हुए तो संसद और सांसद उसको उत्तरदायी मानते हुए पूरी जिम्मेदारी पराजय की या दुष्परिणाम की उसके अकेले पर थोप देंगे, और इसलिए वो जरूरत के इस भय से, उत्तरदायित्व से बचने के लिए वो निर्णय ही नहीं ले रहा है।
जो और बुरा है, ऐसी स्थितियों में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रक्षा मंत्री को संबल देती है। उसको मालूम है कि उसके साथ पूरा मंत्रिमंडल खड़ा है, वह जो भी निर्णय लेगा उसके साथ पूरा मंत्रिमंडल। और दूसरी बात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी ये है कि निर्णय जो है वो सामूहिक होता है। रक्षा मंत्री अकेले स्वयं ये निर्णय नहीं लेगा कि विदेशियों के साथ या पड़ोसियों के साथ युद्ध करना है नहीं करना है। वह ऐसी स्थिति में पूरा मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, अपनी विवेक, अपनी सोच और विभिन्न पहलुओं पर विचार के बाद फिर निर्णय लेता है। निश्चित रूप से यह निर्णय अकेले द्वारा लिए गए निर्णय से बेहतर ही होगा। तो इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व की कल्पना संसदीय प्रणाली की एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरी विशेषता है, या तीसरी नहीं बल्कि पांचवी विशेषता है, मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित रहता है। यद्यपि संसद का कार्यकाल निश्चित है, संसद जो है सामान्य स्थितियों में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और उस 5 वर्षों के अंदर यह संभव है कि मंत्रिमंडल बदल जाए। इस पर हम आगे विस्तार से जब हम प्रतिनिधित्व की चर्चा करेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित रहता है। ये इसकी विशेषता है। अध्यक्षीय प्रणाली जैसा नहीं जहां 4 साल वह कार्य करेंगे ही, यहाँ पर बदलती परिस्थितियों में मंत्रिमंडल के सदस्य बदल सकते हैं, मंत्रिमंडल बदल सकता है। अगली विशेषता संसद की अनिवार्य सदस्यता, जिस पर पूर्व में बताया गया है आपको। संसद की अनिवार्य सदस्यता। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है लोकप्रिय संसद को भंग करना। यद्यपि संसद का चुनाव, सांसदों का चुनाव संसद के लिए जनता द्वारा होता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु कुछ स्थितियों में, विशेषकर जब उस संसद से एक स्थायी बहुमत की सरकार नहीं निकल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकप्रिय संसद को भंग किया जा सकता है और नए चुनाव की घोषणा की जा सकती है। ऐसे नए चुनाव जो वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किए जाने के कारण किए जा रहे हैं, ऐसे चुनाव कहलाते हैं मध्यावधि चुनाव। क्या कहलाते हैं? मध्यावधि चुनाव। तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि संसदीय व्यवस्था में लोकप्रिय सदन को भी भंग करने का प्रावधान है। अगला बिंदु, अगली विशेषता, लक्षण, संसद की सर्वोच्चता। संसद सर्वोच्च है। क्यों? संसद है क्या? आपको उसको मूल में जाके बार बार इस बात को अपने मन में बैठाना होगा कि संसद जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता ने उन्हें भेजा है और जब जनता चाहेगी उन्हें बुला लेगी, भले ही उसके लिए उसे 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े, जो कि संसद का कार्यकाल है। क्योंकि जनता, भारत के संविधान में बारंबार इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि जनता भारत में सुप्रीम है, इसलिए जनता के प्रतिनिधियों का जो से बनी हुई जो संसद है वह भी सर्वोच्च है। जनता की सर्वोच्चता भारतीय संविधान में इस रूप में परिलक्षित होती है कि संसद को भी सर्वोच्च स्थान दिया गया है, व्यवस्थापिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि इसी व्यवस्थापिका से तो कार्यपालिका के लोग निकलते हैं।
तो कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के नीचे रखा गया है और सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, वह तो इन सब से स्वतंत्र है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संसदीय प्रणाली में संसद को सर्वोच्च स्थान मिलता है। संसदीय प्रणाली की एक बहुत अहम विशेषता है कि इसमें प्रधानमंत्री की प्रमुखता होती है। प्रधानमंत्री की प्रमुखता से क्या मायने? जैसे अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति सर्वे सर्वा है, ऑल पावरफुल है, संसदीय प्रणाली में वह स्थान एक तरीके से प्रधानमंत्री का है। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो संसदीय प्रणाली में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का ही एक सदस्य है, लेकिन मंत्रिमंडल में बहुत से सदस्य होते हैं तो उनके संचालन के लिए उन्हीं सदस्यों में से एक को प्रधानमंत्री का पद दिया गया है। अर्थात वह बाकी अन्य मंत्रियों से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन प्रैक्टिकल में यदि हम आते हैं, जमीनी सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री की प्रमुखता बड़ी स्पष्ट है। दैनंदिनी में, डे टू डे पॉलिटिकल लाइफ में, देश के रोजमर्रा के कार्यों में आप बारंबार पाएंगे प्रधानमंत्री की महत्ता स्पष्ट दृष्टिगोचर है। विशेषताओं में अंतिम विशेषता है गोपनीयता। ये जो भी कार्य मंत्रिमंडल करती है, इस बात को सुनिश्चित करती है कि इसके द्वारा किए जा रहे कार्य की गोपनीयता जब तक आवश्यक है बनाए रखी जाए। गोपनीयता की शपथ लेकर सांसदों और फिर कार्यपालिका के मंत्रिमंडल के लोग कार्य करते हैं। ये बहुत अहम गुण या विशेषता हमारे संसदीय प्रणाली की है। संसदीय प्रणाली के यदि हम कुछ लक्षणों और विशेषताओं के अलावा हम उसके कुछ अच्छे गुणों की बात करें तो कुछ बिंदु तो हमने ऑलरेडी समझ लिए हैं, लेकिन अच्छे गुणों की बात करते हुए उन्हें थोड़ा अलग से हमें समझने की ज़रूरत है। और वह है, पहला इसकी अच्छाई है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग की तीव्र संभावनाएं बनाई गई हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित की गई हैं संवैधानिक दृष्टि से जिससे यह सुनिश्चित हो कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग का तादात्म्य रहे। दूसरा इसका बहुत अच्छा गुण जनता के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है लचीलापन और या परिवर्तनशीलता। मैंने आपको बताया कि बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में जनता का मत अलग अलग दलों को जा सकता है, सरकारें बदल सकती हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य भी बदल सकते हैं, लोकप्रिय संसद भी भंग भी हो सकती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी बदल सकते हैं, वही संसद होते हुए प्रधानमंत्री भी बदले जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर संसदीय प्रणाली की एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत लोच है, लचीलापन है, परिवर्तनशीलता की पर्याप्त गुंजाइश है, ठोस नहीं है, रिजिड नहीं है। ठोस का अर्थ रिजिड, फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, और ये इसकी एक बहुत बड़ी अच्छाई है। तीसरी अच्छाई, योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का शासन। चौथी अच्छाई कि कार्यपालिका
या व्यवस्थापिका, ये दोनों में से कोई भी निरंकुश नहीं रह सकता, जिसकी संभावना अध्यक्षात्मक प्रणाली में साफ दिखाई देती है, जिसके उदाहरण भी बहुत से हैं। लेकिन संसदीय प्रणाली में ऐसा बहुत ही कम या नहीं के बराबर होता है, जब या तो कार्यपालिका निरंकुश हो जाए, ऑल पावरफुल हो जाए, या व्यवस्थापिका ऑल पावरफुल हो जाए। इसकी संभावना बहुत कम रहती है। वास्तव में लोकतंत्र, वास्तव में जनता के शासन की हमेशा उसमें छाप रहती है। संसदीय प्रणाली चूंकि मतदान पर आधारित है और मतदान के पूर्व राजनीतिक चेतना, मतदान के पूर्व राजनीतिक प्रचार बहुत आवश्यक है, इसलिए संसदीय प्रणाली में हम देखते हैं कि जनता ज़्यादा जागरूक है, जनता ज़्यादा चैतन्य है, जनता ज़्यादा सजग है। राजनीतिक मामलों के प्रति, दलों की स्थितियों के प्रति, विभिन्न नेताओं और दलों के विचारों के प्रति उसकी सजगता संसदीय प्रणाली में बड़ी स्पष्ट दिखती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात संसदीय प्रणाली की है। अगला गुण, संसदीय प्रणाली में की बात करते हुए मैंने शुरू में कहा कि कम से कम 2 दलों का होना आवश्यक है, एक सत्तारूढ़ दल और एक विरोधी दल। दूसरे शब्दों में, बिना विरोधी दल के सत्तारूढ़ दल कार्य नहीं कर पाएगा, अपेक्षित दिशा में नहीं जा पाएगा, और बिना सत्तारूढ़ दल के विरोधी दल का कोई मायने नहीं। अर्थात दोनों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार चलाना और सरकार के विचारों पर, सरकार की कार्यशैली पर, सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करना, विरोध करना, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सरकार चलाना। विरोधी दल के महत्व को एक संसदीय प्रणाली में नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि विरोधी दल का जो नेता है, विरोधी दल जो होते हैं वे सब मिलकर अपना एक नेता चुनते हैं, वह नेता भी वे सारी सुविधाएं पाता है जो कि एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। उसे ऑपोजिशन लीडर बोलते हैं। विरोधी दल का नेता, ऑपोजिशन लीडर, जो पूरे विरोधी दलों का एक लीडर बनता है, वह भी कैबिनेट रैंक के स्टेटस को एंजॉय करता है। अगली अच्छाई, अगला गुण, वैकल्पिक सरकार संभव है। मैंने जैसा आपको बताया कि वही संसद रहते हुए मंत्रिमंडल बदल सकता है, मंत्रिमंडल के सदस्य बदल सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बदल सकता है, और तो और सत्तारूढ़ दल हो सकता है विरोधी दल में शामिल हो जाए और विरोधी दल सत्तारूढ़ हो जाए। उसी एक संसद के अंदर रहते हुए ये सब संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके मायने क्या हुए कि एक ही संसद के अंदर वैकल्पिक सरकार बनना संभव है, और ये संभावना संसदीय प्रणाली की एक बहुत बड़ी अच्छाई है। अगली अच्छाई लोकतंत्र सिद्धांत के अनुकूल है। लोकतंत्र, जनता का शासन, 20वीं-21वीं शताब्दी जो है वह लोकतंत्र व्यवस्था पर उसका अटूट विश्वास है। इससे पहले जितनी शासन पद्धतियां आई, जितनी शासन व्यवस्थाएं आई, ऐसा देखा गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ साबित हुई है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार क्या है? लोक शासन, लोक सत्ता, जनता का शासन।
जनता का शासन सांसदों के द्वारा संसद से परिलक्षित होता है और इस प्रकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में बहुत तादाद में होता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत अनुकूल है। लोकतंत्र में इस बात में कोई दो मत नहीं कि बहुमत का शासन होना चाहिए। तो लोकतंत्र और बहुमत में गहन संबंध रहता है। अगली विशेषता, संकट काल के समय ये बहुत अनुकूल प्रणाली पाई गई। संकट काल के समय जो सामूहिक निर्णय की जो प्रथा संसदीय प्रणाली में होती है, वह संकट काल से उबारने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही परिणाम है कि किसी भी तरह की आपत्ति, विपदा, आपदा की स्थिति में बड़े धैर्य से पूरे काम होते हैं, सोच विचार के काम होने की गुंजाइश रहती है और गलतियों की कम गुंजाइश रहती है, भले ही निर्णय लेने में समय थोड़ा ज़्यादा लगे। अगली विशेषता, देश का प्रधान निष्पक्ष होता है। देश के प्रधान से तात्पर्य क्या है? राष्ट्रपति, जो नाम मात्र के लिए है, लेकिन चूंकि वह देश का प्रधान है, ना वो सत्तारूढ़ दल का आदमी है, ना सत्तारूढ़ दल की आवाज़ है, ना विरोधी दल की आवाज़ है। वह समग्र देशवासियों की, पूरे देश की आवाज़ है, पूरे देश को प्रतिबिंबित करता है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। और चूंकि वो ऐसा करता है, वह निष्पक्ष है। किसी एक दल, किसी एक विचारधारा, किसी एक प्रभाव से वह अपने को जोड़ नहीं सकता यदि वह राष्ट्रपति हो। और अंतिम विशेषता, अंतिम गुण इस व्यवस्था का कि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें विभिन्न वर्गों के लोगों को लेने का प्रावधान है। विभिन्न वर्गों से तात्पर्य ऐसा है कि भारतीय समाज में जिसमें ऊंच नीच, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न आर्थिक स्थितियों के लोग हैं बड़ी संख्या में, इन सब का प्रतिनिधित्व होने की संभावना यदि किसी शासन व्यवस्था में है, उचित प्रतिनिधित्व, तो वह केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में या संसदीय प्रणाली में है। तो एक बहुत बड़ी अच्छाई इस व्यवस्था की है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका में जो वास्तविक मंत्रिमंडल है, वास्तविक कार्यपालिका है, उसमें विभिन्न दलों, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के सभी तबके के लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचे।